हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार वर्मा और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक ऑन ट्यूब। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था चालक, अर्धचालक और प्रतिरोध और वहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, तो आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। नया टॉपिक क्या होगा आप देख सकते हैं, विद्युत रासायनिक प्रभाव और सेल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और विद्युत रासायनिक प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दरअसल होता क्या है वैद्युत रासायनिक प्रभाव, जब किसी विलयन में हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके जो आपस में टूटने की क्रिया होती है, जो आपस में विभक्त होने की क्रिया होती है विलयन के लिक्विड की, उसी को हम वैद्युत रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि वैद्युत रासायनिक प्रभाव आखिरकार होता क्या है। तब इसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। भैया इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट वह पदार्थ या वह द्रव्य है, जिसमें हम विद्युत धारा को डोपिंग करते हैं या फिर डालते हैं। जब विद्युत धारा उसमें सप्लाई किया जाता है तो वह अपने अवयवों में टूट जाता है। यह कैसा विलयन होता है? अकार्बनिक और अम्लीय विलयन होता है। अकार्बनिक और अम्लीय विलयन होता है ये इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे H2SO4 हो गया। तो यहाँ पे बात करते हैं कार्बनिक विलयन, अंतर समझने के लिए बात कर लेते हैं। कार्बनिक विलयन क्या होता है, जैसे स्पिरिट हो गया, अल्कोहल हो गया और आपका अशुद्ध जल हो गया, ये सब क्या है, ये अम्लीय, ये जो है कार्बनिक विलयन है। तो कार्बनिक विलयन है ये, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया? H2SO4। अब यहाँ इलेक्ट्रोलाइट देख लिए। इलेक्ट्रोलाइट के बाद क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोड जिससे सप्लाई जो हमारी इनपुट करती है विद्युत विलयन में, जिससे लिक्विड में, जिससे H2SO4 में हमारा जो धारा इनपुट करती है, तो उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड भैया दो होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो एनोड कौन सा होता है, कौन सा कैथोड, यहाँ पे देख लेते हैं। इसे भैया एनोड कहते हैं और इसे कैथोड कहते हैं। और कैथोड कहते हैं, माइनस प्लस क्यों लिखा है? तो यहाँ पे एनोड प्लस होता है। तो ये दोनों छड़ें अलग अलग धातुओं की होती हैं, अलग अलग धातुओं की होगी तभी तो विद्युत अपघटन होगा। अब यहाँ से बात करेंगे ये क्या काम करता है। जो एनोड होता है, एनोड से ही धारा, हमारी जो धारा यहाँ से निकलती है, जैसे हम आउटपुट ले रहे होते हैं तो यहाँ से आपकी धारा निकलती है और कैथोड के माध्यम से हमारी धारा जो है विलयन में प्रवेश करती है। तो यहाँ से एनोड से निकलेगी और कैथोड में इंटर कर जाएगी, तो वही धारा। तो यहाँ पे जो एनोड छड़ क्या होता है, जिस प्लेट या छड़, प्लेट भी बोल सकते हैं और छड़ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एनोड को जिससे हमारी विद्युत धारा बाहर निकलती है उसे एनोड कहते हैं, और जिस प्लेट या छड़ के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है, एंटर करती है, उसको क्या कहते हैं, आपका कैथोड कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग धातुओं की बनी होती हैं। जैसे मान लो एक तांबे की बनी होगी तो एक जस्ते की बनी होगी, जिससे अपघटन हो सके। और इसके बाद आप क्या देखते हैं, इसके बाद देख लेते हैं ये क्या होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन क्या होता है? विद्युत अपघटन जब क्या होता है, H2SO4 है तो ये आपस में केवल काम तो करेगा नहीं, जब इसमें हम पानी मिलाते हैं, जल मिलाते हैं H2O, जब हम इसमें मिला देते हैं तो ये क्या होता है, ये किस रेशियो में मिलाते हैं इसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, 1:3 के रेशियो में मिलाते हैं, 3 भाग आपका वाटर होगा तो 1 भाग आपका क्या होगा, H2SO4 होगा। तो इससे क्या आपका विलयन बनेगा, अच्छा वाला विलयन बनेगा। और यहाँ से वाटर, 3 भाग वाटर में। अब वाटर कहाँ में, H2SO4 में वाटर को नहीं मिला दे,
वो यहाँ पे किस में, वाटर में H2SO4 को, नहीं तो ये अगर H2SO4 में वाटर को मिलाते हैं तो क्या होता है, आपकी क्रिया कर जाता है और बहुत मतलब ब्लास्ट कर जाएगा। जब आप मिला रहे होते हैं तो काफ़ी घातक होता है। आप जानते हैं ये अम्ल होता है, अम्ल होता है, तो मतलब ये मतलब काफ़ी मतलब घातक होता है। तो इसको पहले क्या करते हैं, पहले आप 3 भाग वाटर को लेते हैं, 3 भाग, फिर 1 भाग क्या लेते हैं आपको आप H2SO4 लेते हैं। ऐसे ऐसे रेशियो में आप इसको इंटर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब इसमें क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे, तो जल मिलाएंगे तो तब ये क्या होगा, ये अपने कणों में टूटेगा। मतलब इसमें जो मतलब गुण होगा, अपघटन का गुण होगा, उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे और जब ये ऐसा होगा तो यहाँ पे गैस मुक्त होगी, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे, जैसे ये पात्र खुला है अभी बनाने के लिए बताए हैं, तो यहाँ पे जब बंद रहेगा, जब ये क्रिया होती है, जब चार्जिंग आप करते हैं या फिर डिस्चार्जिंग उसका लेते हैं, मतलब यूज़ करते हैं, तो क्या निकलती है, उसमें से एक गैस निकलती है जिसे हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। अभी देख लेते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट हो गया भैया, इसको मिटा देते हैं। ये कैथोड है और ये एनोड, ये आपका। इसके बाद देख लेते हैं आप, ये क्या है, इसके बाद देख लेते हैं, ये क्या भैया, ये पात्र जो है, ये पात्र, इसे पात्र को क्या पूछता है, क्या नहीं, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में क्या बताएंगे, इसका नाम वोल्टामीटर है। वोल्टामीटर इसको बोलते हैं। इस पात्र को भैया वोल्टामीटर बोलते हैं। और वोल्टामीटर क्या होता है, या मतलब अम्ल को और जल को, मतलब जो अपघट्य है उसको, जो संरक्षण, मतलब जो लेयर जिससे मतलब क्रिया न कर पाए, जिसमें रखा जाए, तो ये किसका बना होता है, रबड़ का भी बना होता है, कांच का भी बना हो सकता है। तो ये आपका दोनों चीज़ का बना हो सकता है वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर हो गया आपका। इसके बाद क्या देखते हैं, आयनीकरण क्या होता है, आयनीकरण देख लेते हैं भैया क्या होता है। आयनीकरण होता है जब हम यहाँ पे हम विद्युत को इंटर करते हैं, विद्युत की सप्लाई देते हैं इसमें, जब अपघट्य में विद्युत की सप्लाई देते हैं, तो जो मतलब एनोड के जो आपके आयंस होते हैं, प्लस वाले जो आयंस होते हैं, जो माइनस वाले होते हैं, जो ये प्लस वाले आयंस होते हैं, ये क्या करते हैं, जो यहाँ के आपके प्लस के आयंस है, ये वाले, ये जो प्लस वाले आयंस है, ये क्या करते हैं, ये कैथोड की तरफ जाते हैं, ये कैथोड की तरफ जाएंगे। और जो यहाँ पे माइनस वाले आयंस हो गए, ये माइनस वाले आयंस होंगे, ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे एनोड की तरफ जाएंगे। तो यही क्रिया, जो ये क्रिया होती है, ये क्रिया जो होती है जब हम डालते हैं तो क्या होती है, ये क्रिया होती है। और इसी क्रिया को आयनीकरण बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, आयनीकरण बोलते हैं। इसके बाद क्या हो गया, और जो मतलब धन आयन, इसके बाद बात करते हैं, ये अब आयंस की बात कर लिए, कौन, आयनीकरण की बात के लिए। अब यहाँ पे धन आयन, ये जो है ये धन आयन है, ये धन आयन है। और इसके बाद ये क्या है, ऋण आयन, ये ऋण आयन भैया। तो ये ऋण आयन है। तो जो आपके जो कैथोड की तरफ जाते हैं उसे आप धन आयन कहते हैं। ये देख लिए, यहाँ पे जो जाएंगे उसको धन आयन कहेंगे। और जो आपके एनोड की तरफ जाएंगे, जो आयंस होंगे, इसमें जो आयंस होंगे, जो जब इसमें विद्युत सप्लाई डाली जाएगी, तब ये जो विद्युत अपघटन की क्रिया करेंगे, तो ये इधर जाएंगे और उधर आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको ऋण आयन बोलेंगे। यहाँ से आयंस क्लियर हो गया। अब क्या बात करते हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम जो हैं, जो इन्होंने माइकल फैराड साहब ने 2 नियम दिए थे। 2 नियम क्या हैं, पहला नियम क्या है, इन्होंने 2 नियम दिए थे। पहले इसको हम मिटा लेते हैं। यहाँ पे मिट गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इन्होंने एक नियम दिया था। पहला नियम क्या है, इनका पहला नियम क्या है, इनका पहला नियम था, जब
किसी मतलब विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, मतलब सप्लाई इनपुट की जाती है, तो क्या जो कैथोड पे या फिर जो इलेक्ट्रोडों पे, कोई भी इलेक्ट्रोडों पे जो पदार्थ मुक्त होता है उसका द्रव्यमान जो होता है, तो द्रव्यमान किससे व्यक्त करते हैं भाई, m से व्यक्त करते हैं। m से द्रव्यमान को व्यक्त करते हैं। इसका जो द्रव्यमान होगा या फिर किलोग्राम में होगा, द्रव्यमान किस में मापते हैं, केजी में होगा, और आपका या बोल सकते हैं ग्राम में, मतलब इसको ग्राम में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इस पे जो जब मतलब विलयन में धारा डालते हैं तो इलेक्ट्रोड पे जो मुक्त होता है, जो पदार्थ मुक्त होता है, उसका आपका जो द्रव्यमान हुआ वो जो सप्लाई डाली गई उसकी मात्रा, मतलब धारा की मात्रा। धारा की मात्रा क्या है भैया, धारा की मात्रा भैया, जब धारा की मात्रा किसे कहेंगे, जो हमने एम्पियर डाला है, आई डाला है, और कितने समय के लिए डाला है, ये आई कितने समय जा रही है, तो यही धारा की मात्रा हो गई। यही क्या हो गई, आपकी धारा की मात्रा। ये धारा की मात्रा हो गई। ये दोनों क्या होते हैं, तो फैराडे जी ने कहा ये दोनों आपस में समानुपाती होते हैं। ये m और it मतलब धारा की मात्रा, और इसका जो मुक्त हुआ द्रव्यमान है, जो इलेक्ट्रोड पे मुक्त हुआ द्रव्यमान है, वही आपका है। ये दोनों आपस में समानुपाती होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, जब ये इसको आप हटाएंगे, m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, z i और t। ये आपका सूत्र आ गया। यहाँ पे जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, यहाँ पे जो z है, द्रव्यमान मुक्त हुए द्रव्यमान की मात्रा जो है, इसको ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे रासायनिक तुल्यांक, और ये क्या हो गई, धारा हो गई, ये हो गया आपका समय। तो इसे देख लेते हैं। ये भैया यम जो है आपका हो गया द्रव्यमान। ये द्रव्यमान किस में मापा जाएगा, ये केजी में हो गया आपका। इसके बाद आपका जो जेड है, ये रासायनिक तुल्यांक है, ये रासायनिक तुल्यांक आपका हो गया। ये रासायनिक तुल्यांक हो गया। इसके बाद क्या हो गया, ये आई आपकी धारा हो गई। धारा किस में मापेंगे, इसको एम्पियर में मापेंगे। और इसके बाद टी हो गया समय। समय किस में, हमेशा आप सेकेंड में मापेंगे। और यहाँ पे ये, इससे आपका सूत्र आपका निकल गया। और यहाँ पे, और ये इसको देख लीजिए, ये ग्राम प्रति कूलम में मापेंगे। रासायनिक तुल्यांक क्या किस में मापेंगे, ग्राम प्रति कूलम। तो यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया होगा, तो इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम फैराडे साहब ने क्या दिया था उसको देख लेते हैं। ये हो गया m बराबर ZIT। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मतलब न्यूमेरिकल जब इससे पूछता है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो दूसरा नियम क्या हो गया, इनका सेकंड लॉ क्या है, इनका दूसरा नियम हम देख लेते हैं। तो ये दूसरे नियम में अपने क्या बोले थे, दूसरे नियम में बोलते हैं, यदि एक ही धारा एक ही समय के लिए जब विलयन में प्रवेश करती है, तो उन पे मुक्त हुए जो पदार्थ होते हैं उसका द्रव्यमान होता है, ये जो रासायनिक तुल्यांक होता है, ये आपस में क्या होते हैं, समानुपाती। मतलब जितने भी आप मतलब धारा एक समय के लिए देते हैं तो उसका रासायनिक तुल्यांक ये समानुपाती होता है। तो क्या होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यम समानुपाती क्या हो जाएगा, मान लो यम1 आपने डाला, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा Z1, फिर आपने यम2 डाला, फिर आपका हो जाएगा
Z2, फिर आपने M3 डाला, फिर आपका हो जाएगा Z3। यहाँ से आपका हो जाएगा जो ये तीनों आपका मिलता है ये आपका बन गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, जब इसको आपको अनुपात मतलब बटी के रूप में आप लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा M1 बटा Z1 बराबर M2 बटा Z2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका M3 बटा Z3। तो यहाँ पे आप जितनी बार मतलब उसमें सप्लाई इंटर करेंगे वहाँ पे जितनी बार विलयन में धारा को डालेंगे और एक समान धारा डालेंगे तो आपको जो मतलब पदार्थ मिलेगा उसके रासायनिक तुल्यांक ये जो होता है आपस में समानुपाती होते हैं। ये Z2 हो गया M3 से Z3। तो यहाँ से ऐसे पता चल गया। तो अब रासायनिक तुल्यांक कैसे निकलता है भाई, रासायनिक तुल्यांक कैसे निकलता है, तो रासायनिक तुल्यांक भी आप यहाँ देख लेंगे। रासायनिक तुल्यांक यहाँ से देख लेते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है रासायनिक तुल्यांक का, यहाँ से क्या हो गया इसका परमाणु भार और यहाँ बटे क्या हो गया संयोजकता। तो यहाँ पे परमाणु भार और संयोजकता जैसे आप देख लेते हैं, मतलब यहाँ पे इसको मिटाते हैं पहले, ये नोट कर लीजिए जल्दी से, ये नोट हो जाएगा, नोट हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, जैसे हम ऑक्सीजन का देख लेते हैं, O2 का देख लेते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर संयोजकता निकालने की, यहाँ पे इसका परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार इसका 16 होता है और इसकी संयोजकता 2 होती है। तो यहाँ 2 और 8, यहाँ से 8 निकल जाएगा इसका रासायनिक तुल्यांक आपका 8 निकल जाएगा। रासायनिक तुल्यांक यहाँ पे ग्राम प्रति कूलम में इसको हम व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से आपको निकल गया ऑक्सीजन का, जैसे निकाल लिए हम यहाँ पे ऑक्सीजन का, ऐसे और भी निकालेंगे तो परमाणु भार ऊपर रख देंगे और नीचे आपका संयोजकता कितनी होगी उसको रख देंगे। तो यहाँ से आपका काफ़ी अच्छे से निकल जाएगा, तो काफ़ी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ से इसके बाद देखते हैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज देख लेते हैं अपना दूसरा टॉपिक क्या है। इसके बाद क्या स्टार्ट करते हैं, सेल। ये तो आपका कंप्लीट हो गया, ये सेल हो गया। तो सेल भैया क्या है, सेल काफ़ी पूछा जाता है, तो सेल देख लेते हैं। सेल क्या है भैया, तो सेल जो है ये 2 प्रकार की होती है। सेल क्या होता है, जो मतलब इसी रसायन का प्रयोग करके जब हम विद्युत धारा मतलब प्राप्त करते हैं, रसायन को एक पात्र में बंद करके जब रसायन को बंद करते हैं, तो ये 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कैसे होती है, तो यहाँ पे 2 प्रकार की ये होती है सेल 2 प्रकार की होती है। एक नंबर हो जाता है प्राथमिक, एक नंबर आपका आ जाता है प्राथमिक सेल, और दूसरी क्या हो गई आपकी सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल हो गई और सेकेंडरी सेल हो गई। तो प्राथमिक में कौन कौन से आते हैं भैया, प्राथमिक में वो सेल आएंगे जो मतलब एक बार यूज किए, मतलब उसको दोबारा बार बार चार्ज करके यूज नहीं कर सकते, वो आपकी प्राथमिक हो गई भाई। और जो आपका बार बार यूज करे, मतलब बार बार चार्ज करे, बार बार डिस्चार्ज करे, वो सेकेंडरी सेल हो गई। तो सेकेंडरी सेल जो होती है, ये जो लिक्विड वाली सेल H2SO4 वाली सेल होती है वो सेकेंडरी होती है। जो आपके घड़ी में लगती है, जो आपके मतलब रेडियो में लगती है, जो आपकी सूखी सेल होती है, शुष्क सेल ड्राई सेल होती है,
जो आपको कि उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। तो आपने देखा होगा, और इसका वोल्टेज आपने देखा होगा 1.5 वोल्ट होता है, और ये आपकी 12 वोल्ट भी होती है। सेकेंडरी सेल जो H2SO4 की बनाई जाती है। तो यहाँ से सेल हो गया। तो सेल के बारे में आगे और चर्चा करेंगे। तो आज समय ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें, ताकि मतलब आपका फीडबैक के आधार पे वीडियो काफ़ी अच्छी बनाई जाए और काफ़ी अच्छी चेंजिंग की जाए। और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपको यूपीपीसीएल, यूपीआरबीएनएल और जितनी भी वैकेंसियाँ हुई उससे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।